हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए, बहुत दिनों बाद आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने और नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तो शुरू किया जाता है। आपका केमिस्ट्री सेक्शन चल रहा था। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स पर चर्चा हो रही थी। हमने जब आपका टॉपिक कंप्लीट किया था तो हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर दिया था। तो अब हम बात करेंगे उसी के आगे से एक नए लेसन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। थोड़ा सा लेंथी लेसन है आप लोगों का, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, तो इसमें याद करने के लिए आपको काफ़ी कुछ है। आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट लेसन है आपका। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आपके स्वतंत्र अवस्था में बहुत कम पाए जाते हैं। आप सब लोग जानते हो, चाहे सोना हो, गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आयरन हो, सभी एलिमेंट आपके भू प्रॉपर्टी में रहते हैं। तो अगर हम भू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने खुदाई की और बढ़िया चमकता हुआ सोना निकल के आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि जो तत्व होते हैं वो आपके अन्य तत्वों के साथ कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, यौगिक के रूप में रहते हैं, जिसे हम खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो भू प्रॉपर्टी में मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं, खनिज के रूप में पाए जाते हैं। और जिन धातुओं को हमें निकालना होता है अपने उपयोग के लिए, तो उसके लिए फिर हमें उसका क्या करना पड़ता है? निष्कर्षण करना पड़ता है। तत्वों को निकालना पड़ता है उस खनिज से, उस अयस्क से। आपके भारतवर्ष में देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं कहीं पर कोई कोई एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे अभी झारखंड में पहुंच जाइए तो कोयला बहुत ज़्यादा, कोयला की माइंस खाने बहुत हैं। तो कहने का मतलब हमारा जो भू प्रॉपर्टी है उसमें हर एक जगह पे समान मात्रा में हर एलिमेंट नहीं उपस्थित होते हैं। कहीं पे कोई एलिमेंट पाया जाता है, कहीं पर कोई एलिमेंट पाया जाता है। तो यही तो कारण है कि हमारा देश, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, हमारा देश सबसे पीछे है न्यूक्लियर रिएक्टर में। हमारे यहाँ परमाणु भट्टियाँ बहुत कम हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि परमाणु भट्टी को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, और वो यूरेनियम होता है यूरेनियम। यूरेनियम आपके भारतवर्ष में बहुत कम पाया जाता है। अगर हम, महंगी धातु है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अगर हमें उसको प्रयोग करना है न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हमें बाहर से उसे परचेज करना पड़ेगा, बाहर से उसे हमें खरीदना पड़ेगा, और जो काफ़ी महंगा होता, काफ़ी कॉस्टली होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत लिमिटेड में है, बहुत कम मात्रा में है। अब वहीं आप बात करें जापान, अमेरिका, तो ये सब 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़िया है। तो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ पे यूज किए जाते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर वहाँ पे हैं, बहुत सारे नाभिकीय भट्टियाँ हैं जो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी यूरेनियम के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि परमाणु भट्टी में यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। अपने यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि भू प्रॉपर्टी में हर एक एलिमेंट एक जगह पे समान मात्रा में नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें थोरियम की, तो भारत में थोरियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और आपके जानकारी के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज़ हम बताना चाहते हैं। होमी जहांगीर भाभा, जिसका नाम आपने सुना होगा, तो होमी जहांगीर भाभा ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट थोरियम को लेकर के तैयार किया था कि थोरियम धातु का कैसे प्रयोग कर सकते हैं न्यूक्लियर भट्टी में, और
वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया था, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, जिससे वो काम अधूरा हो गया, वो काम प्रोजेक्ट आपका पूरा नहीं हो पाया। नहीं तो आज भारत यूरेनियम की जगह थोरियम से न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाता और हमारे यहाँ भी वो सारी सुविधाएं, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त मात्रा में मिलती। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट के बारे में, तत्वों के निष्कर्षण के बारे में। तो हम आपको बता दें कि जो भू प्रॉपर्टी है उसमें जो तत्वों का परसेंटेज है वो आपके सामने लिखा गया। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है आपका वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन आपकी भू प्रॉपर्टी में 49.1% पाया जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखना, भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता, लेकिन वातावरण में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि नाइट्रोजन हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती, तो यहाँ ऑक्सीजन कैसे हो सकती। तो ऑक्सीजन जो है वो भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन भू प्रॉपर्टी में कितना होता है, 49.1%। उसके बाद दूसरा सिलिकॉन जो 26% पाई जाती है, एल्यूमिनियम 7.5, आयरन 4.2। ये पूरा रेशियो आपके सामने लिखा गया है। आपका ऑक्सीजन है अधातु और एल्यूमिनियम है धातु। तो यहां एक चीज हम बता रहे हैं कि जो आपका नॉन मेटल में ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और धातुओं में एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहां पर, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में। जो अगर आपसे पूछा जाए धातुओं में सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है भू प्रॉपर्टी में, तो एल्यूमिनियम 7.5%। अधातु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 49.1%। ऑक्सीजन किस रूप में होता है, जैसे हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। किस रूप में पाया जाता, अयस्क के रूप में या खनिज के रूप में। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ अयस्क लिखते हैं, कुछ खनिज एल्यूमिनियम के, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं Al2O3.2H2O। तो ये जैसे आपका एल्यूमिनियम का खनिज है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, या आपका एल्यूमिना हो गया Al2O3। तो ऑक्सीजन उपस्थित है कि नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्साइड के रूप में हर एक खनिज में लगभग पाया जाता है, और इसी कारण से ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है। ऑक्सीजन किसी भी मेटल के साथ, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। तो ऑक्साइड के रूप में उपस्थित होने के कारण ही परसेंटेज इसकी सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं धातुएं दो प्रकार के, यानी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली धातुओं की बात कर रहे हैं, तो वो दो प्रकार से पाए जाते हैं। कोई भी एलिमेंट प्रकृति में, नेचर में दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है मुक्त अवस्था में, और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था में। कुछ एलिमेंट आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट होते हैं, स्पेशली मेटल धातुएं, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ कम रिएक्टिव होते हैं। बच्चों की बात करें, कुछ ज़्यादा शैतान होते हैं, कुछ कम शैतान होते हैं क्लास में, कुछ ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, कुछ बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो वही चीज़ है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो रूपों में पाए जाते हैं मुक्त अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में फ्री स्टेज में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, जो क्रिया नहीं करते हैं, मतलब वो किसी से क्रिया नहीं कर पाते हैं। और क्रिया क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है
वो दूसरे एलिमेंटों से क्रिया नहीं कर पाते। वो जिस फॉर्म में रहते हैं उसी फॉर्म में वो उपस्थित होते हैं, उसी फॉर्म में वो रहते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे हम आयरन की बात करें, आयरन की कोई चीज़ आप बनाइए, घर में लगा दीजिए, बारिश हो रहा, कुछ हो रहा, नमी हो रही, कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। तो नष्ट होने का कारण क्या होता है? जंग लगना क्या है? एक प्रकार का क्या होता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके वो ऑक्साइड बना लेते हैं। आयरन के ऑक्साइड बनते हैं जो एक स्थायी हो जाते हैं। और आयरन स्वतंत्र अवस्था में इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो बहुत क्रियाशील होता है, वो ऑक्सीजन से तुरंत संयोग कर लेता है और कंपाउंड फॉर्म में यौगिक के रूप में चले जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आभूषण के रूप में सोना और चांदी का जनरली यूज होता है। उसकी चमक वैसे बनी रहती, पानी में भी वो चमकता रहता है, कुछ भी डालो उसकी वो शाइनिंग, जो मेटालिक शाइनिंग होती है, धात्विक चमक होती है, वो बरकरार रहती है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये तत्व बहुत कम क्रियाशील होते हैं, दूसरे तत्वों से संयोग नहीं कर पाते जनरली। तो ऐसे एलिमेंट आपके मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में। वहीं हम आयरन की बात करें तो आयरन आपका क्या हो गया? संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। तो संयुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाएगा? खनिज के रूप में। जैसे पृथ्वी पर आपके भूपर्पटी में है तो वो दूसरे एलिमेंटों से संयोग करके वो आपके खनिज के रूप ले लेंगे, बड़े बड़े पत्थर के रूप ले लेंगे। और जब आपको उन एलिमेंटों को चाहिए होगा तो आपको उसका निष्कर्षण करना पड़ेगा, तब वो आपको प्राप्त होंगे उन्हें। तो इसलिए हम उन एलिमेंटों का धातु निष्कर्षण करते हैं जिन एलिमेंटों में क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है और वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, Pt, आपका Ag हो गया, Au गोल्ड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो इस तरह से ये आपके जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और संयुक्त अवस्था में वे पाए जाते हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, लाइक एज एल्यूमिनियम, आयरन। आपको बात करें आपका कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो संयुक्त अवस्था में भी मिलता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, तो इसलिए ये मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों रूपों में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में भी। तो ये आपका रेशियो हो गया, अनुपात हो गया परसेंटेज में कि कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट होता है और एलिमेंट कितने तरह के होते हैं। तो मुक्त अवस्था में कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और संयुक्त अवस्था में खनिज या अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और इसीलिए हमें धातु निष्कर्षण करना पड़ता है, तत्वों का निष्कर्षण करना पड़ता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की जरूरत होती है, हर एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो उस आधार पर जिस एलिमेंट की आवश्यकता होगी तो उसको आपको निष्कर्षित करना पड़ेगा। और ये सभी आपके भू प्रॉपर्टी में अलग अलग अनुपात में पाए जाते और सभी जगह नहीं मिलते हैं। इनका क्षेत्र बटा होता, हर कहीं पर कोई एलिमेंट ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर कोई एलिमेंट ज़्यादा मिलेगा। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे खनिज के रूप में कि खनिज होते क्या हैं।